Hello students, how are you? Today we are going to start with the revision of chapter periodic table. ठीक है, हम लोगों ने जो 3 चैप्टर्स किए हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट सेकंड और ये आपका periodic टेबल, हम लोग इनकी रिवीजन करेंगे अब। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग क्लियर कर सकते हो। पर रिवीजन में जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं या कोई भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल आई डी आपको असाइनमेंट में गिवन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? देखो, जो ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसमें हमें क्या देखना है? देखो, हमारे पास आप लोग पढ़ते आए हो दैट वी हैव एटम्स। ठीक है, एटम से हमारे पास क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं। देखो बच्चे, आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 118 के आसपास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब खुद सोचो कि अगर मुझे सभी एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी करना हो, ठीक है, बीइंग ए केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री स्टूडेंट या रिसर्चर, अगर मुझे 118 एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी करना हो तो कितना मुश्किल है। मैं पहले सपोज मैंने हाइड्रोजन उठाया, मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ग्रुप 2 के साथ 3, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के बाद 117 एलिमेंट्स बचे मेरे पास। मैं मतलब हाइड्रोजन को 117 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके देखूंगा तो मेरे मतलब मैं एक एलिमेंट को स्टडी करने के लिए कितना टाइम लगा दूंगा। ठीक है, तो जब हमारे पास इनिशियल फेज था केमिस्ट्री का तो हमारे पास कुछ नहीं थे, मतलब कुछ 5 7 10 एलिमेंट्स थे, हम लोग उनको बहुत इजीली स्टडी कर सकते थे। ठीक है, उनको क्लासीफाई करने की, उनको कैटेगराइज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। बट एज द केमिस्ट्री डेवलप्स, ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई केमिस्ट्री में, डेवलप होती गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इंक्रीजेस, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो हमारे पास इंक्रीज होते गए। जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए, वी पोज विद द चैलेंज ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास क्या चैलेंज आया? एटम्स को, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने का हमारे पास चैलेंज पोज हुआ हमारे लिए। तो अब हमें क्या करना था? एटम्स को, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना था। एटम्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहले क्या सोचा गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस तरीके से क्लासीफाई करा जाए कि मेटल्स को अलग से निकाल लो, नॉन मेटल को अलग से निकाल लो। ठीक है, आप लोगों ने, आई होप सो कि आप लोगों ने बायोलॉजी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या पढ़ते हो कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या थी कि जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, जो मतलब एयर में रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को अलग से क्लासीफाई कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो क्यों अनइम्पॉर्टेंट है? देखो, आप लोगों को वहाँ पे समझाया गया होगा कि देखो हमारे पास एनिमल्स हैं, अगर मैं बोल दूं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनिमल्स और आप प्लांट्स में डिवाइड कर, जस्ट एनिमल्स और प्लांट्स। देखो, एनिमल्स में काऊ भी है, ठीक है, बर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स भी आएंगे, बहुत कुछ आएंगे ना, अर्थवॉर्म्स भी आएंगे, बहुत सारे कुछ एनिमल्स। कौन सा एक एनिमल है हमारे पास धरती पे? मिलियन, मतलब बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमारे पास आप लोग जैसे पढ़ते हो कि ब्रायोफाइट है, थैलोफाइट है, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमारे पास। तो सिमिलरली वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन फेल हो जाती है, तो सिमिलरली यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन फेल हो जाती है कि आप लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे क्लासीफाई करो कि हाँ जी ये मेटल है तो ये यहाँ पे आ गया, ये नॉन मेटल है तो यहाँ पे आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन वहाँ पे जाके फेल हो जाती है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मेटल्स हैं। अब जैसे कॉपर है, कॉपर इज आल्सो मेटल, सिल्वर इज आल्सो मेटल, आयरन इज आल्सो मेटल, सोडियम इज आल्सो मेटल, पोटेशियम इज आल्सो मेटल। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं। बट आपको पता है सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, आयरन की अलग है, कॉपर सिल्वर की अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कैसे इन चीज़ों को एक ही क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब तो ये होता है ना कि हमने एक चीज को स्टडी किया, बाकी ऑटोमेटिकली स्टडी हो जाए, बाकी की प्रॉपर्टीज, बाकी की जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके सिमिलर होनी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए थी जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकें, इनको क्लासीफाई कर सकें, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, सिस्टमैटिक हो जाए हमारे पास एक जो स्टडी है। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप लोग इनको मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, डेंसिटी हो गई, ठीक है, शाइनिंग नेचर है या नहीं है, लस्ट्रस है, उनके बेसिस पे डिवाइड करो। बट वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन क्या थी? एब्सर्ड थी। उनके बेसिस पे देखो, कुछ मेटल्स आपने मेटलॉइड्स पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोगों ने मेटलॉइड्स पढ़े होंगे कि व्हाट आर मेटलॉइड्स। आपको पता है कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो मेन मोटिव था क्लासिफिकेशन का वो तो पूरा ही होगा। अब मेटलॉइड्स, आप मेटलॉइड्स मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, किस में क्लासीफाई करोगे इनको? तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन हमारे पास जस्टिफाई नहीं हो पाती, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम नहीं स्टडी करते। तो उसके बाद बहुत सारा टाइम रिसर्च चलती रही, बहुत टाइम, मतलब ये सोचा गया कि हम लोग कैसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक विलियम प्राउट नाम के
केमिस्ट थे, विलियम प्राउट नाम के केमिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया, मतलब कुछ स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड है। तो हमें एक चीज है ना जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, मैंने बोला कि आई एम क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है, तो वो चीज खुद ब खुद वेरी नहीं करनी चाहिए। हर एटम का मास एक यूनिक मास है, ये नहीं है कि मतलब इसका मास अभी 35 है, कुछ टाइम के बाद ये 37 हो जाएगा, कुछ के बाद फिर 35 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो मास तो कांस्टेंट है ना। तो विलियम प्राउट ने ये हमें बोला कि आप लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यू कैन क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। तो उससे हमारे पास एक आइडिया आया, ठीक है, उससे हमारे पास एक नया पाथ मिल गया हमें कि हम लोग कैसे हमारा जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे जो पहली क्लासिफिकेशन आती है, जो सबसे पहली सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज डॉबरनियर्स ट्रायड्स। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है वो क्या है? डॉबरनियर ट्रायड्स, ठीक है। डॉबरनियर नाम के जो हमारे पास केमिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास x, y, z कुछ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो भी उस टाइम नॉन एलिमेंट थे, 21, 19 के आसपास एलिमेंट्स नोन थे हमारे पास जो भी, कि उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम इस तरीके से अरेंज करें। कैसा अरेंजमेंट है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, x का मास सबसे कम, z का सबसे ज्यादा। आप क्या देखोगे कि x और z के मास की, सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका मास इसका m3 है, इसका m2 है, सपोज करो, ठीक है। डॉबरनियर क्या बोलता है, आपको जो आपके पास एलिमेंट्स डिस्कवर थे उसमें से आपको 3 ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनमें आप क्या देखोगे, जिनको आप अरेंज करो कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की तरह, और आप क्या देखोगे कि फर्स्ट और थर्ड का जो मास है उसका एवरेज, उसका एवरेज कैसे होगा? 2। इसका जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सेकंड वन। अगर कहता आपको ये 3 एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जिनके फर्स्ट और थर्ड का मास एवरेज, जो मास का एवरेज सेकंड के इक्वल आता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो डॉबरनियर का जो क्लासिफिकेशन था, दिस वाज द फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन व्हिच एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड द मास, कि मास के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ये डॉबरनियर का फर्स्ट ट्रायल था जिसने हमें ये चीज समझाई थी। जो विलियम प्राउट का आइडिया था उसको इसने सबसे पहले सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था, तो ये इसकी एडवांटेज है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मतलब 2-3 एग्जांपल्स हैं जिससे आप इनको करेक्ट प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे जो आसान सी एग्जांपल है आपके लिए वो क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जांपल है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जांपल है। क्लोरीन का मास आप लोग जानते हो, क्लोरीन का मास कितना होता है हमारे पास? 35.5 के आसपास होता है, और ब्रोमीन का मास 80 होता है, 35.5, और इसका मान 31, ठीक है। ये कुछ मास होता है, एक इसका आइसोटॉप होता है 131, एक होता है 127, ठीक है, दोनों आइसोटॉप होते हैं, जनरली 127 वाला ज्यादा होता है। तो अब क्या किया, इन दोनों की एवरेज निकालो, 127 प्लस 35.5 निकालो, क्या होगा इसका एवरेज? 261.5/2, तो ये क्या है? 81.2। देखो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना, 80 और 81 आसपास है कुछ, तो इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। हमें वैसे भी पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे कि HCl बनाता है, HBr बनाता है, HI बनाता है, सिमिलरली Cl2 बनता है, Br2 बनता है, I2 बनता है, तो इनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हो, आपको शायद बुक में लिखी मिलेगी आपके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। इनमें भी अगर आप कैल्शियम और बेरियम का मास की एवरेज होगी तो आपके स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल आएगा, ठीक है। जो कैल्शियम का मास आपको पता है 40 है, स्ट्रोंशियम का मास 88 के आसपास कुछ होता है, और इसका बेरियम का मास 137 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो आप इनकी जब एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपको स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल मिलेगा। तो ये इसकी एडवांटेजेस थी। अब इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी ना, वो क्या थी? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये भी तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो सेम होती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टी सेम है, वैसे ही फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज भी इन सभी के साथ सेम होती है। तो जब हम लोगों ने फ्लोरीन का मास, क्लोरीन का और ब्रोमीन का मास रख के देखा, तो जो क्लोरीन का एवरेज मास आ रहा था वो 49.5 आ रहा था। एक्चुअल में क्लोरीन का मास है कितना? 35.5। तो क्या ये आसपास है कुछ? नहीं, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसका मतलब तो ये होगा डॉबरनियर के अकॉर्डिंग कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर ही नहीं सकती, बट हमें पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं। तो
तो डॉबर्नियर उस टाइम के सभी एलिमेंट्स को इस फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया, तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज नहीं कर पाया उनको, सो दिस वाज इट्स लिमिटेशन, तो इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए हमें इसकी जो क्लासिफिकेशन थी इसको डिस्कार्ड करना पड़ा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव। सेकंड वन क्लासिफिकेशन इज न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करो, अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। अब आप क्या देखोगे, आप फर्स्ट 7 एलिमेंट्स लिखो, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट के सिमिलर होंगी, ठीक है। कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा लो, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज आपके उस वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी। जैसे अगर मैं 2 उठा लूं तो 9th वाले की प्रॉपर्टी 2nd वाले से सेम होगी, ठीक है। इसमें क्या था, मतलब इसने बोल दिया, इसने अच्छा सा, मतलब आप अगर देखोगे बुक खोल के तो आपके पास प्रोडक्ट टेबल बना भी होगा जिसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में गिवन है न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स प्रोडक्ट टेबल आपके पास ऑक्टेव वाला, ठीक है। अब इसने ये तो बोल दिया, ठीक है, इसमें से भी हमें ये पता लग गया कि मासेस के बेसिस पे एक पीरियोडिसिटी बनती है, एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी आती है। पीरियोडिसिटी मतलब रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जैसे कि आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट 8th एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम की, इट फिट्स अप टू 20th एलिमेंट, ये सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ही साबित सही होता है, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट से यहां तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज, बट लिमिटेशंस क्या थी, उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी आपके पास, नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थी। जैसी नोबल गैसेस डिस्कवर हुई आप उसको उसमें अरेंज नहीं कर पा रहे थे। मोरओवर आपके पास जो बाद में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जब मतलब एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर हुए, आप उनको इस पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं कर पा रहे थे। देखो उस टाइम अप्रॉक्सीमेट 63 के आसपास कुछ एलिमेंट्स थे हमारे पास, 63 से भी कम थे कुछ, 63 तो हमारे पास मेंडलीव के टाइम पे थे, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स थे हमारे पास, आप उनको क्या नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पा रहे थे, क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये क्या होगा, फेल होगा। और मोरओवर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इसने कोबाल्ट और निकल को, जिनके मासेस डिफरेंट हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, उनको एक ही स्लॉट में प्लेस किया, और एंड दैट टू उनकी प्रॉपर्टीज बताई कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ सिमिलर होंगी। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रख रखा है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेम होगी। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज कैसे सेम हो सकती है, ना इनका मास सेम है, ना इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ऊपर से वो क्या बोल रहा है, उसका पीरियोडिक टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है जो आपके पास, उनकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, इससे मैच करेंगे कोबाल्ट और निकल से। कोबाल्ट और निकल मेटल हैं, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन तो नॉन मेटल हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो कभी मैच ही नहीं कर सकती, तो यहाँ पे वो फेल हो गया था उसका क्लासिफिकेशन। तो इसलिए हमने न्यूलैंड का जो लॉ था, न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था, उसको भी क्या कर दिया हम लोगों ने, डिस्कार्ड कर दिया। दिस वाज द रीजन फॉर द डिस्कार्डिंग सॉरी न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव। तो इसलिए हमारे पास जो ये लॉ है वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, मेंडलीव ने बहुत वर्क किया था इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। मेंडलीव मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देखो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो क्या बोलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास की का ही फंक्शन है, मतलब दे डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास फॉर देयर पीरियोडिसिटी, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी इफ यू आर अरेंजिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन, मतलब मेरी वीडियो जब जैसे आप वीडियो सुन रहे हो, आप प्लीज अपनी बुक साथ में खोलो, आपको वहां पे बुक में आप खोलो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, आपको बना हुआ मिलेगा आपकी बुक में। अगर आप वहां पे देखोगे ना, इसने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से अप टू 8 तक गया होगा, ठीक है। शायद 7 तक बना हुआ या 8 तक गया होगा। 8 जब उसने बनाया था तब नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। अब अपनी बुक में देख लेना कैसे बना हुआ। अब उसके बाद आप देखोगे ना, हर एक आपका जो कॉलम है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, उनको दो में क्लासिफाई किया गया, जैसे ए बी ए बी ए बी। 8th को नहीं किया गया, 7th तक किया गया। अगर आप देखोगे 7th को सब डिवाइड किया गया है, ए बी और ए बी, और जो हमारा 8th है उसको नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड
बेसिकली, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सभी के हाइड्राइड और ऑक्साइड स्टडी किए। जिन जिन के ऑक्साइड और हाइड्राइड सेम आ रहे थे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और सेम आ रही थी, उसको इन्होंने क्या किया, सेम ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। जैसे कि अगर मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको सभी को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। एक ही ग्रुप में प्लेस करने का मतलब क्या था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको दिखेंगी कि उसने कुछ स्पेसेस छोड़ रखी है, मतलब ऐसे कुछ करके स्पेसेस छोड़ रखी है, वहां पे कुछ एलिमेंट्स लिखे नहीं। देखो इसका क्या मतलब था, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसने ना मतलब पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया था वो प्रॉपर एक वे से किया था, प्रॉपर्टीज को स्टडी करके। जैसे कि मैंने बताया हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करके उनके हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज कैसे हैं, वैलेंसीज कैसी हैं, उनकी वैलेंसी सेम है तो उनको एक ग्रुप में प्लेस किया। ठीक है, ये सारा कुछ मेंडलीव ने स्टडी करके बहुत मेहनत से ये पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। ठीक है, मेंडलीव के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थी कि उसने ग्रुपिंग कर दी एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर ग्रुपिंग होगी। ठीक है, कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या था, उसने धक्का नहीं दिया, मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं मिला तो कुछ भी रख दो। उसने जहां पे एलिमेंट नहीं मिला वहां पे स्पेस छोड़ दी। उसने बोला कि अभी मेरे को नोन नहीं है, हमारे को पता नहीं है कोई ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे फिट हो सके, बट इन फ्यूचर आप उसको डिस्कवर कर सकते हो। और उसने क्या किया, उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बता दिया। ठीक है, देखो हमारे पास कोई चीज मेरे पास है नहीं, अभी तो किसी दुनिया में किसी को पता नहीं है वो चीज है कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बता सकते हो। आपने मेरे को कभी देखा नहीं तो आप मेरे को कैसे बता सकते हो सर ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, मैंने आपको नहीं देखा अभी तक, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कैसे दिखते हो। ठीक है, आपकी क्या प्रॉपर्टीज है, आपकी नेचर कैसी है, आप फ्रेंडली हो या अग्रेसिव हो, कैसे हो। ठीक है, तो सिमिलरली अब हमारे पास किसी के पास एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, बट मेंडलीव ने फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर दी, मतलब डिस्कवर इन द सेंस प्रेडिक्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टीज होंगी। कैसे बोला, अगल वाले की ये प्रॉपर्टी है, बगल वाले की ये, तो जो सेंटर वाली बची वो इसकी होगी। मतलब उसने ग्रुप में और अगल बगल में देख के उनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर दिया। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास बाद में डिस्कवर हुआ एक एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं गैलियम। ठीक है, गैलियम को उसने बोला कि दिस इज एका एल्यूमिनियम, दिस इज एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम से एक प्लेस नीचे, एल्यूमिनियम से एक प्लेस नीचे। तो उसने गैलियम की सारी प्रॉपर्टीज को बता दिया, जबकि उस टाइम गैलियम हमारे पास डिस्कवर्ड भी नहीं था। तो हमें ये आइडिया मिल गया कि हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, उनको हमें डिस्कवर करने की जरूरत है। सिमिलरली हमारे पास एक का सिलिकॉन एलिमेंट दिया उसने, जो बाद में जाके हमें मिला, उसको हमने नाम दिया जर्मेनियम का, इसको हमने नाम दिया जर्मेनियम का। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प की, उनकी प्रॉपर्टीज बता के। और उसने एक और उसकी एडवांटेज है, उसने कुछ एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रेक्टिफाई किया, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनकी जो हमारे पास मासेस थे उनको रेक्टिफाई किया कि हाँ इसका मास ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में आता, क्योंकि उसने अरेंज कैसे किया था टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने गोल्ड, प्लैटिनम और बहुत सारे जैसे टेलुरियम वगैरह एलिमेंट्स हैं, उनकी जो मासेस थे उसको क्या किया, रेक्टिफाई किया। तो ये उसकी एडवांटेजेस थी। एक सबसे जो बड़ी एडवांटेज है वो नोबल गैसेस की है। वो किसकी है, नोबल गैसेस। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर होने के बहुत टाइम बाद हमारे पास नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, और वो नोबल गैसेस एज इट इज उसके टेबल पे फिट हो गई, उसको टेबल में कोई डिस्टर्बेंस ना होके नोबल गैसेस बिल्कुल फिट हो गई। तो इसलिए हमारे पास जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है बहुत रेवोल्यूशनरी टाइप का पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, और शायद इसी के बेसिस पे अगर ये ना होता तो शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी ना बन पाता, क्योंकि जो इसमें हमें इतना कुछ देने के बाद जो ड्रॉबैक्स रह गए अभी हम डिस्कस करते हैं, उनसे हमें हिंट मिला, मतलब हमें नहीं, जिसने भी हिंट दिया, मॉस्ले नाम के साइंटिस्ट थे, उनको ये हिंट मिला कि हाँ इनमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आइसोटॉप्स का। अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आइसोटॉप्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोटॉप। देखो आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप्स जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लोरीन है, आप क्लोरीन का मास कितना लिखते हो, 35.5। ठीक है, आप क्लोरीन का मास कितना लिखते हो, 35.5। आपको पता है कि जो आपका एटम है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपके एटम में प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखो ना, हमारे पास जो मास होता है, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ या ना, देखो प्रोटॉन्स 5, 10, 15, 20, कभी ये होगा कि आपके पास 15.5 प्रोटॉन्स हैं या 20.5 न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो ये मास 35.5 कैसे आता है क्लोरीन का,
देखो क्या होता है, हमारे पास नेचर में एक ही एलिमेंट के एटम के एलिमेंट के डिफरेंट मासेस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन 35 भी मिलता है हमें, क्लोरीन 37 भी मिलता है हमें नेचर में, ठीक है। तो जो 35 वाला है ये 75% मिलता है, और जो 37 वाला है हमें 25% मिलता है नेचर में। तो अब क्या करते हो, इन दोनों की एवरेज निकालोगे, जब एवरेज निकाल के हमारे पास क्या आ जाता है 35.5 इसका मास आ जाता है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उनका मास डिफरेंट होता है, जैसे क्लोरीन का 35 37। अब देखो आपको जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है आपको, कहता है कि मैंने एलिमेंट्स ऐसे अरेंज किए हैं, सबसे छोटा मास उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। देखो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, इसका मतलब क्लोरीन दोनों 35 और 37 की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे कि क्लोरीन 35 मैंने यहाँ पे लिखा तो क्लोरीन 37 यहाँ पे लिखूंगा कुछ, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है। बट हमें पता है कि हम तो रिएक्शन करते हैं, हमने कभी लिखा कि क्लोरीन 35 वाला है, क्लोरीन 37 वाला है, नहीं। तो इसका मतलब वो आइसोटॉप्स की मासेस तो डिफरेंट है बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। सो ही वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज सेम होने, मतलब आइसोटॉप्स का मास सेम होने के बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दैट। सो इसलिए उसका टेबल यहाँ पे, एक तो ये ड्रॉबैक थी। सेकंड ड्रॉबैक उसकी हाइड्रोजन को लेके थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन NaH हाइड्राइड भी बनाता है, हाइड्रोजन HCl एसिड बनाता है। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 वालों के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ग्रुप 17 वालों के, मतलब अगर आप देखोगे हाइड्रोजन सोडियम पोटाशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटाशियम, इनके साथ भी रिएक्ट करता है। जो आपका हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे भी, तो इनके साथ मतलब उसकी वैलेंसी यहाँ पे भी 1 है, इसके साथ यहाँ पे भी 1 है, -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है। तो फिर हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में ही क्यों रखा गया, इनके साथ ही क्यों रखा गया, इनके साथ हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा गया। तो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि उसने हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ ही क्यों रखा, नॉन मेटल्स के साथ क्यों नहीं रखा। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है ना, जायज है कि इसकी जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, इसके जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करता है, सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, इनकी भी कुछ कुछ, ठीक है। तो फिर उसको यहीं पे क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, वो एक्सप्लेनेशन भी वो नहीं दे पाया। और अगर आप वहां पे जाके पीरियोडिक टेबल खोलो ना, आपको वहां पे एलिमेंट्स दिखेंगे कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं, आपको दिखेगा निकल और कोबाल्ट का एलिमेंट दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, निकल और कोबाल्ट का एलिमेंट दिखेगा। जो निकल और कोबाल्ट वाले है ना, उसमें आप देखोगे कि जो बाद में आ रहा है उसका मास कम है, जो पहले आ रहा है उसका मास ज्यादा है, ठीक है। कोबाल्ट अब निकल बाद में आता है, कोबाल्ट पहले आता है, बट निकल का मास कोबाल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो उसने तो ये बोला था मैं एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहा हूँ इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो फिर तो निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। तो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन कि उसने ये मासेस को, उसने बोला तो ये था कि मैं इंक्रीजिंग मासेस कर रहा हूँ, पर उसने अपने आप ही बड़े वाला पहले रख दिया, छोटे वाला बाद में रख दिया। सो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन कि हाउ दिस पेयर कम्स, ठीक है। इस तरीके से एक दो पेयर और मिलेंगे आपको, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हो मेंडलीव के। और इसमें क्या था बेसिकली, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड होंगे वो नहीं वो बता पाया, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्ड और प्लैटिनम की, गोल्ड और प्लैटिनम की प्रॉपर्टीज बहुत सारे सिमिलर हैं और उनको उसने डिफरेंट प्लेसेस पे रख रखा है। तो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन कि उसने ऐसा क्यों किया, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंटली रख दिया, ठीक है। सो इन सब चीजों के कारण जो आपका मेंडलीव का टेबल था, पीरियोडिक टेबल, वो डिस्कार्ड हो जाता है, फेल हो जाता है। अब हमारे पास आते हैं मिस्टर मोसले, ठीक है। मोसले नाम के हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि देखो मास देखो चेंज होता है, मतलब मास है जो, उसके बेसिस पे आपके पास ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जैसे कि आप आइसोटॉप नहीं एक्सप्लेन कर पाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो उसने बोला, उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उसके पास, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उसने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते एटम में, वो भी फिक्स रहते हैं, तो क्यों ना आप लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करके देखो टेबल को। तो इस आइडिया को लेकर जो आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो इस आइडिया के बेसिस पे है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि यहाँ तक आपको सारा जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, जो आपने पहले किया है उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वैसे आपको समझ में आ गया, मेरे को पता है, बट फिर भी एक रिवीजन क्लास है ये, ताकि आपको जो चीजें नहीं पता लगी वो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। हम जो भी चैप्टर्स हमने किए हम सभी की इस तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।